हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली के एमसीक्यूज़ क्लास में। आज हम लोग डेली के एमसीक्यूज़ क्लास में साइंस से संबंधित जो बायोलॉजी का है रक्त परिसंचरण तंत्र से क्वेश्चंस को देखेंगे। कुछ 20 से 30 क्वेश्चंस इसमें से सॉल्व करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम्स में साइंस का महत्व बहुत ही ज़्यादा अभी बढ़ गया है। हर एक एग्जाम में आपको साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसमें से भी आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग ब्लड के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ेंगे। जैसे कि ब्लड, आपको सबसे पहली बात बता दें, ब्लड कितने प्रकार का होता है। ब्लड दो प्रकार का होता है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये दोनों भी कई पार्टों में बट गया है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह फैलाने का काम करता है। इसमें जो हीमोग्लोबिन पाता है ये ऑक्सीजन को फैलाता है। कहा जाता है एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ले जाने की क्षमता होती है। अब ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में जहाँ ग्लूकोज एनर्जी बन रहा होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बनता है, तो वहाँ ऑक्सीजन चाहिए, ज़रूरी होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही माइटोकॉन्ड्रिया हमारे भोजन को ग्लूकोज के रूप में बदलने का काम करता है। वहीं आगे देखें तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी हमारे शरीर में लगभग 45 से 55 लाख की संख्या में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरबीसी। आरबीसी 45 से 55 लाख की संख्या में हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला एक सरल संयोजी ऊतक है। और एक बात याद रखिएगा, आरबीसी एक संयोजी ऊतक है। जो खून होता है एक संयोजी ऊतक होता है हमारे शरीर में। आरबीसी आपको पहले बता दिया। इससे पहले भी अगर हम थोड़ा सा और इसके बारे में जानें तो मानव का जो रुधिर है, ब्लड होता है, इसको 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, एक प्लाज्मा में, एक रुधिराणु में। किसमें? एक प्लाज्मा में, एक रुधिराणु में। एक प्लाज्मा में बांटा जाता है, यहाँ पे हम आपको करके दिखा देते हैं। एक प्लाज्मा होता है, एक रुधिराणु होता है जिसको ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, जिसको क्या होता है? ब्लड कार्पल्स। हमारे शरीर में लगभग 55% के आसपास, 55% के आसपास प्लाज्मा पाया जाता है। वही रुधिराणु 45% पाया जाता है। अब प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा 3 भागों में बढ़ जाता है। प्लाज्मा का एक भाग जल होता है, जो कि 91%, मान ले प्लाज्मा 100% है तो इसका 91% सिर्फ पानी रहता है, फिर कार्बनिक पदार्थ रहता है, फिर अकार्बनिक पदार्थ रहता है। वहीं रुधिराणु की बात करें तो ये 3 पार्ट्स में टूटता है, एक प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। क्यों? किसमें? प्लेटलेट्स में, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में ये बढ़ जाता है। चलिए थोड़ा सा और साफ करके आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को समझते हैं। हमारे शरीर में मैंने आपको क्या बताया, रुधिराणु 45% के आसपास होता है, जिसमें प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये प्लेटलेट्स है, ये आरबीसी है, और यहाँ पे क्या है? डब्ल्यूबीसी। आरबीसी, अब देखिए आरबीसी जो होता है इसे हम लोग फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स के रूप में जानते हैं, और डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल्स के रूप में जानते हैं। आरबीसी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करने का काम करता है, वहीं डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब हो गया ये बीमारियों से लड़ने का काम करता है। आरबीसी का अगर मात्रा देखें शरीर में, अगर 54 से 55 लाख कण आरबीसी के पाए जाते हैं। वहीं डब्ल्यूबीसी 5000 से 11000 प्रति घन मिलीलीटर के रूप में पाया जाता है। इसके साथ साथ ही अगर प्लेटलेट्स देखें, ये 1.5 से 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर में पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी जो होता है, एक स्वस्थ मनुष्य माना गया है कि लगभग 70 केजी का मनुष्य में जो ब्लड का मात्रा, एक औसत लिया गया है 70 केजी को मान करके, कि लगभग 5 से 6 लीटर उसके शरीर में ब्लड्स होते हैं। वहीं अगर आरबीसी को देखें तो आरबीसी आपको अलग अलग पार्ट्सों में, डब्ल्यूबीसी आपको अलग अलग पार्ट्सों में बढ़ गया है। डब्ल्यूबीसी में एक आता है कनिका में, एक होता है कनिका में, एक में कनिका पाया जाता है, एक में कनिका नहीं पाया जाता है।
जिसमें कनिका पाया जाता है उसको देखिए, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये 3 अलग अलग होता है। फिर इसमें 2 अलग होता है जिसमें कनिका होता ही नहीं, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट। आप लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट के बारे में भी पढ़े होंगे। ये सभी हमारे शरीर में क्या करता है, रोगों से लड़ने का काम करने में बहुत सारी मदद हमारे शरीर को करता है। वही हमारे शरीर में अगर ब्लड प्रेशर देखिए तो नॉर्मल मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। कितना? 120/80। इसको एक सिस्टोलिक, एक डायलिस्टिक भी कहते हैं, प्रकुंचन एवं प्रसारण हिंदी में कहते हैं। वहीं आरबीसी में अगर देखिए, रक्त का समूह का जब खोज किया गया तो रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। सबसे बड़ी बात, रक्त बनता क्या पे, हमारे हड्डी जो होता है, हड्डी में आप देखे होंगे, हड्डी में अंदर में बोन मेरो होता है, इसी के अंदर रक्त बनता है। बोन मेरो के अंतर्गत ही रक्त बनने का काम करता है। ये लाल रक्त, रेड ब्लड सेल्स है, जब से ज़्यादा बोन मेरो के अंतर्गत हमारे बनते हैं। वहीं रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल यानी कि कितने दिन तक ये जीवित रहता है, तो 120 दिनों तक ये जीवित रहता है। और ये मरता कहाँ पे? प्लीहा, या फिर जिसका नाम आप लोग सुने होंगे स्प्लीन या तिल्ली, इस नाम से हम लोग जानते हैं। तो आरबीसी का मृत्यु स्प्लीन या तिल्ली में हो जाता है। इसलिए कहता है कि मनुष्य को अपने रक्त को दान करते रहना चाहिए। इससे हमारा रक्त घटेगा नहीं बल्कि एक संतुलन बनाए रखेगा। वहीं अगर रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात तो हो गई, तब चलिए वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। ये भी आपको प्लीहा अस्थि मज्जा में ही बनते हैं और ये मरते, इसका भी जीवन काल वही, ये 5 से 7 दिन जीवन काल होता है इसका, बहुत से बहुत 5 से 7 दिन। और इसकी जो मृत्यु होती है ये कहाँ पे होती है? ये आपको जा कर के प्लीहा में ये भी मरते हैं। वहीं अगर रक्त का बात करें तो रक्त हमारे शरीर में कई प्रकार के ब्लड ग्रुप, आप लोग जानते हैं, कभी जाते होंगे ब्लड ग्रुप चेक कराने, तो अलग अलग प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ओ। इसमें जो ओ होता है सर्वाधिक डोनर, यानी कि ये ओ जो है सबको दे सकता है, लेकिन ये लेगा सिर्फ ओ से ही। वहीं ए बी का बात करें तो ए बी किसी को देगा नहीं, सबसे ले सकता है, ये सबसे लेगा। ए बी जो है सबसे ले सकता है और किसी को देगा नहीं, देगा सिर्फ ए बी को ही देगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक क्लास आपको समझ में आया होगा। चलिए आज का क्लास अब यहीं से स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास ये समझ में आया होगा। चलिए एक चीज़ और बच गया, तो हमारे ब्लड में एक एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होता है। तो 2 एंटीजन 2 एंटीबॉडी, एंटीजन ए एंटीजन बी, और एंटीबॉडी को भी नाम रख दिया गया एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी। फर्क इतना है कि एंटीजन को मान के चलिए कैपिटल लिख दिए तो एंटीबॉडी को स्मॉल लिख दिए। इस प्रकार से हम समझने में मदद मिल जाती है। वहीं इसके बारे में अगर थोड़ा सा और विस्तार से जाने तो ए और बी, ए में जो पाया जाता है एंटीजन, ए में एंटीजन अगर ए पाया जाएगा तो एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। वहीं अगर बी में एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडी ए पाया जाता है, यानी कि दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। ए बी में आपको किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, जबकि एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाया जाता है। ए और बी नहीं, ए बी जो जिसका ब्लड होता है उसमें एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों होगा, लेकिन एंटीबॉडी नहीं होगा। वहीं अगर बात करें ओ का, तो ओ में एंटीजन नहीं होगा, ओ में एंटीजन नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाया जाता है। यही रीज़न है कि ये सभी को रक्त दे सकता है। चलिए अब आज का यहाँ से क्लास स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग आराम से। आप इस चैनल से अगर नए जुड़े हुए हैं तो आप एक बार पहले क्लास कर ले। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? आपको पता होगा कोई भी स्वस्थ मनुष्य है उसका हृदय लगभग 72 से 75 बार 1 मिनट में, उसका जो हार्ट बीट होता है 72 से 75 बार होता है। आपको बता दें मानव के शरीर में जो रक्त है 5 से 6 लीटर, कितना 5 से 6 लीटर ब्लड होता है एक स्वस्थ मनुष्य में, 5 से 6 लीटर। वहीं महिलाओं में अगर देखा जाए 1 लीटर, पुरुष के मामले में थोड़ा कम होता है। आपको बता दें एक हार्ट से एक स्पंदन, यानी कि जब एक बार हार्ट धड़कता है, एक धड़कन से
एक धड़कन से दूसरे धड़कन के बीच के समय को हृदय चक्र के नाम से जाना जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर होगा 72। क्या हो जाएगा? 72 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय कब आराम करता है? तो बताइए हृदय कब आराम करता है? हृदय तो सोचिए दिन भर धड़कते रहता है, चाहे हम लोग सो भी जाएं या फिर ना भी सोए। ये एक अनैच्छिक क्रिया, आपको बता दें हमारे शरीर में कई सारे ऐसे क्रिया, एक ऐच्छिक क्रिया तो एक अनैच्छिक क्रिया। जैसे हम अपना हाथ से कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो ऐच्छिक अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, कोई भी चीज़ सोचते हैं अपनी इच्छा अनुसार सोचने लगते हैं। वहीं अगर हमारा पलक झपकता है तो वो हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, खुद होता है। हृदय धड़कता है तो वो खुद होता है। हृदय का जब एक स्पंदन यानी कि हृदय जब धड़कता है तो अब लबडब लबडब, हृदय का धड़कन की आवाज़ भी याद रखिएगा, लबडब लबडब। कभी कभी पूछ देता है कि हृदय जो हमारा धड़कता है इससे किस प्रकार की आवाज़ आती है, तो लबडब आता है। क्या आता है? लबडब। तो हृदय कब आराम करता है? कभी नहीं, सोते समय दो धड़कनों के बीच, ये जो सी नंबर है, दो धड़कनों के बीच हृदय हमारा आराम करता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात हार्ट अटैक, इनमें से कौन सा लक्षण है जो हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? सीने में दर्द उठना, पसीने एवं जी मचलना, बाह में दर्द झंझनाहट, टांग में दर्द। तो हार्ट अटैक होगा तो पैर से रिलेटेड इसका संबंध नहीं होता है। तो हार्ट अटैक जो होगा तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? आंसर टांग में दर्द, कोई भी इसका संबंध नहीं होता है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हृदयघात के सटीक लक्षण है? जी मचलना, तेज पसीना आना, सिर दर्द होना, सीने में तेज दर्द होना। इसको कूट से संबंधित, का हेल्प से बनाना है। इसमें से कौन कौन होगा? 1 2 3 होगा कूट में जो दिया गया है, 1 2 3, या फिर केवल 4, या फिर 1 3 4, या फिर 1 2 4। चलिए फिर से देखते हैं क्या क्या था। जी मचलेगा, तेज पसीना आएगा और सीने में दर्द, यानी कि 1 2 4 बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हम लोग के हृदय में, मानव के हृदय में अगर देखा जाए तो कितना कक्ष होता है? मानव के हृदय 4 कक्षों में बटा है, 2 आलिंद 2 निलय। ये आपको पता होना चाहिए। मानव के हृदय 4 कक्षों में बटा हुआ है, 2 आलिंद है, 2 निलय है। और हृदय जो पूरे, अगर पूछा जाए कहीं भी, कोई पूछ देता है कि पूरे दिन भर में कितनी बार धड़कता है, तो पूरा दिन भर में हमारा जो हार्ट है, पूरा दिन भर में जो हमारा हार्ट है लगभग 1,00,000 बार ये धड़क जाता है। चलिए वहीं देखते हैं किसका जो सही आंसर है। हृदय कितने कक्ष में होता है? हृदय कितने कक्ष में? 4 कक्ष में होता है फ्रेंड्स, मार लीजिएगा आप लोग, 4 कक्ष सही आंसर है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है। एक विद्युतीय तरंग द्वारा जो निष्पादित होता है, ये कहाँ से उपजती है? मस्तिष्क में, रुधिर में, हृदय में, मेरुरज्जु में। वाजिब सी बात है, जब हृदय यहाँ से स्पंदन होता है तो हृदय से ही उत्पन्न होगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। जो हम लोग कभी देखते हैं कि किसी डॉक्टर आता है तो किसी का हाथ चेक करता है, तो हाथ चेक करके क्या ऐसे करता है, हाथ में क्या चेक कर रहा है? तो हृदय में नाड़ी स्पंदन, जितनी बार हमारा हार्ट अटकता है ना, उतने बार आप अपने हाथ को कलाई पे आप देखिए, वहाँ से एक धमनी गया होता है, उस धमनी में जितनी बार वो धड़क रहा है, इसका मतलब ये एहसास होता है कि आपकी हार्ट उतनी बार धड़कता है। हृदय तेज, हृदय से मंद, हृदय के बराबर और हृदय से स्वतंत्र होकर नहीं, जितनी बार हृदय धड़केगा उतनी बार ये नाड़ी स्पंदन होती है। इसलिए सी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। 7 का क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। नाड़ी स्पंदन हृदय धड़कन के बराबर होती है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? 5 से 6 लीटर, 3 से 4। इसका आंसर शुरू में बता दिया गया था, कितना? 5 से 6 लीटर स्वस्थ मनुष्य के शरीर में होता है। मनुष्य का शरीर का जो लगभग वजन माना जाता है, कितना लीटर होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति को, मनुष्य शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। लगभग जो माना जाता है, मनुष्य के शरीर में लगभग 7 से 8%, यानी कि मनुष्य का शरीर का जितना वेट होता है ना, उसका 7 से 8% ब्लड शरीर में होता है। ये जो 5 से 6 लीटर मापा गया है, लगभग 70 किलोग्राम व्यक्ति को औसत भार मान करके ये दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है। एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होगी? 600 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर,
300, 4000 मिलीलीटर, सॉरी 6000, 5000, 4000, 3000। ये कोई कंफर्म नहीं है, फिर भी अगर हम लोग अगर मानना चाहे तो 5 से 6 होता है, 5 से 6 होता है। ये आंसर होगा 5 से 6 लीटर होता है, यानी कि 5000 से 6000 मिलीलीटर रक्त होता है। किसी एक को मारना सही नहीं है। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा जो शरीर है, शरीर में जो रक्त बहता है, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। रक्त कई वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला एक गाढ़ा द्रव है और ये चिपचिपा लाल रंग के द्रव में और जीवित द्रव के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि ये जीवित ऊतक है। रक्त एक क्या प्रकार संयोजी ऊतक है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन आपको बता दें, शरीर में जो हमारे रक्त है, रक्त का जो लाल रंग आप देखते हैं, इसी हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट के कारण रक्त में लाल रंग होता है। अगर हीमोग्लोबिन एब्सेंट हो जाए, नहीं है किसी के रक्त में, खत्म हो जाए, तो उसका रक्त क्या हो जाएगा? पर्पल कलर का हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन क्या करता है हमारे शरीर के रक्त में? रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को एक जगह से दूसरे जगह शरीर में फैलाने का काम करता है। चलिए देखते हैं। पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला, बोन मेरो में पाए जाने वाला पदार्थ है। ये बोन मेरो में बनता है, आरबीसी। मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है। ये क्या है? मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हीमोग्लोबिन के यहाँ पे कई सारे बात की गई। हीमोग्लोबिन में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जनरली आपको बता दें, हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से बना है, ग्लोबिन और हीम। हीम और ग्लोबिन इन 2 वर्डों से बना है, जिसका ग्लोबिन एक प्रोटीन के तौर पे जाना जाता है, वहीं हीम जो इसे लाल रंग देने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह लाल रंग का होता है, यह फेफड़े से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, सी यह कुछ अम्लीय होता है, और डी यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। सी नंबर बिल्कुल गलत है, बाकी सब तो सही है। बाकी सब बिल्कुल सही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो पीएच मान होता है वो 7.1 से 7.4 होता है। आपको पता है, जब किसी का पीएच मान 7 से कम हो, जो पीएच स्केल देखते हैं यहाँ जो 7 दिया रहता है, अगर 7 से इधर आ जाए, कम हो जाए 5, 4, 3, तो वो अम्लीय हो जाएगा, और 7 से बढ़ जाएगा तो वो क्षारीय हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन का जो पीएच मान होता है 7.1 से 7.4, तो इसलिए हीमोग्लोबिन क्या है? क्षारीय, अम्लीय नहीं। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही चुनिए। इसमें लोह होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। आपको बता दें क्या क्या आंसर से लोहे होते हैं, ये बात तो आपको बिल्कुल लगभग इसमें लोहा के गुण पाया जाता है। लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। कुछ रंगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन प्रतिरक्षा तो नहीं करता है। 4 नंबर बिल्कुल इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? रक्त में ऑक्सीजन को वाहक होता है। 1, 2, 4 1, 2, 4 क्या क्या था देख लेते हैं। लोहे की मात्रा होती है, लाल रंग देता है, और 4 नंबर रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर, इसमें भी बोल रहा है विचार करने के लिए दिया गया है। पहला है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। दूसरा कहता है यह लोहयुक्त यौगिक है। तीसरा है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और 4 है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इसका भी वही आंसर होगा 1, 2, 4 बिल्कुल सही आंसर है 1, 2, 4। रिपीटेड क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु को नष्ट करना, रक्त तलपात को रोकना, लोह का उपयोग। शरीर में मेन हीमोग्लोबिन का सबसे प्रमुख कार्य है, तो वो क्या होगा? ऑक्सीजन का परिवहन। रक्त को रोकने का काम प्लेटलेट्स का काम है, क्योंकि वो जहाँ कट जाता है वहाँ थक्का, ब्लड क्लॉटिंग करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहे विद्यमान होता है? क्लोरोफिल, कोलेजन, केराटिन या हीमोग्लोबिन? इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन में लोहे का गुण पाया जाता है। 17 किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है उसके शरीर में। मेढक में, मत्स्य में, मानव में या फिर केचुआ में? केचुए में हीमोग्लोबिन का क्या हो जाता है? विलय। केचुए जो एक प्रकार का एनिलिडा प्राणी
के अंतर्गत ये आता है। इसमें हीमोग्लोबिन पूरी तरीके से प्लाज्मा में घुला होता है। 18 नंबर क्वेश्चन करता है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ए है प्लाज्मा, बी है हीमोग्लोबिन, सी है हीमोसाइनिन और डी है WBC। इसका जो सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए वहीं 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर में कहता है लाल रक्त कोशिका यानी कि RBC रेड ब्लड सेल्स का रंग होता है, किसके कारण से ये रंग लाल होता है? क्यूटीन के कारण, ऑप्शन देखते हैं। क्यूटीन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, हीमोसाइनिन के कारण या फिर हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कणिकाओं का जो लाल रंग होता है, खून का जो लाल रंग होता है, वो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। आपको पता है ये चीज़। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सारे ऑप्शन है। सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरल बनाता है, भोजन पाचन में सहायक है या फिर खड़े होने में सहायता करता है। तो रक्त शरीर में क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है। आपको पता है ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन। जनरली हीमोग्लोबिन के पास अगर मान के चलिए ये अगर RBC है, ठीक है, इसको RBC मान के चलिए, ये एक बंदा है RBC, ठीक है, इसके पीठ पे जो है एक मान के चलिए हीमोग्लोबिन है। इसमें हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को लेके चलता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को लेकर के चलता है। चलिए आगे समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य का औसतन रक्तचाप होता है। मनुष्य का रक्तचाप यानी कि मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर हम लोग चेक करते हैं, इसको इंग्लिश में सिस्टोलिक या फिर डायस्टोलिक कहते हैं और हिंदी में प्रकुंचन दाब और प्रसारण दाब। प्रकुंचन, ऊपर वाले को प्रकुंचन यानी कि 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80। कभी इसको कट मत कर दीजिएगा। 120 और 0 कटा दिए, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 3/2 मत कर दीजिएगा। 120/80 ही लिखा जाता है। 120 को प्रकुंचन दाब यानी कभी पूछ सकता है आपको शुद्ध हिंदी में मनुष्य के रक्तचाप का जो प्रकुंचन दाब है वो कितना होता है? तो वो 120 होता है। वहीं पे प्रसारण दाब 80 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या पूछा? सिस्टोलिक वो डायस्टोलिक पूछा गया ना। तो कितना होता है? 120 वो 180, 201 110, 90 60 85 55। कितना आता है स्वस्थ मनुष्य का? 120/80 माना जाता है। इनमें से रक्त दाब का मापन यंत्र कौन होता है? यानी कि पूछा जा रहा है कि रक्त को हम लोग जो ब्लड प्रेशर को नापते हैं इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्पेरोमीटर को, अनीमोमीटर को, स्फिग्मोमैनोमीटर को या फिर एमीटर को। माफ कीजिएगा थोड़ा बोलने में लफ्ज़ आ गए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, स्फिग्मोमैनोमीटर से। 24 नंबर, निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, मल्टीमीटर, सोलाइनोमीटर या फिर स्फिग्मोमैनोमीटर। इसका जो आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर सही आंसर होगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm वो Hg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य, Hg आपको पता है Hg मतलब हाइड्रोजन यानी कि मरकरी से तात्पर्य होता है। Hg हाइड्रोजन से नहीं होता है, Hg मतलब मरकरी होता है। कि माना जाता है कि मनुष्य के जो शरीर होता है, हम मनुष्य के शरीर में 120/80 तो रक्तदाब इसका होता है। वहीं इसे इसे जो कहता है 140, तो वायुमंडल का दाब। एक बात और कि मनुष्य का शरीर का जो रक्तदाब होता है वायुमंडल की दाब से ये अधिक होता है, इसीलिए इसको कहता है यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm Hg है तो इसमें Hg का तात्पर्य होता है कि मरकरी। Hg क्या होता है? मरकरी का तात्पर्य होता है। 26 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? कोई व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है तो उसका रक्तदाब क्या होता है? घटता जाता है, बढ़ता जाता है, उतना ही रहता है या बदलता रहता है? कोई व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है तो उसका रक्तदाब क्या जाता है? बदलता, बढ़ जाता है। 120/80 से ये आपको ज़्यादा देखने को मिलने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर, नीचे 4 व्यक्ति दिए गए हैं, इसमें से रक्तदाब नॉर्मल कौन माना जाता है? एक्स का 90/60,
एक्स 160/120, वाई 120/60, ये क्या होगा इसका आंसर? वाई हो जाएगा श्री वाई 120/80। यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है ए श्रीमती एक्स का कितना है देखिए 90/60 नहीं होगा। श्री एक्स का 160/20 वो भी नहीं होगा। वाई 120/80 इसलिए क्या होगा श्री वाई 120/80। हमारे शरीर में रक्त दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, या फिर वायुमंडलीय दाब के बराबर। इसका जो आंसर होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हमारे शरीर का रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। कहता है निम्नलिखित रक्त वर्ग सर्वदाता है। सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? आपको पता है कि हमारे ब्लड ग्रुप में 4 प्रकार के ब्लड ए बी ओ। जो आपको ए ब्लड ग्रुप है ये किसे किसे दान कर सकता है? ए ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। किसे दे सकता है? किसे दे सकता है? ए को देगा, ए बी को दे सकता है। वहीं ये सिर्फ एक्सेप्ट करेगा, ए और ओ को सिर्फ एक्सेप्ट करेगा। बी ब्लड ग्रुप किसे देगा? ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है मतलब, और एक्सेप्ट किसका करता है? बी और ओ से। वहीं ए बी सिर्फ ए बी को डोनेट करता है और एक्सेप्ट करता है ए बी ओ। इसमें सर्वदाता जो ओ होगा ये सभी को अपना ब्लड दे सकता है, जबकि एक्सेप्ट ये सिर्फ ओ का ही करता है। ओ ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, हो सकता है। इसका रीज़न ये होता है कि हमारे शरीर में एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी होता है। ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है और एंटीबॉडी मात्र पाया जाता है, इसलिए ये सबको दे सकता है। जबकि बी में एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाया जाता है, और एंटीबॉडी ना तो ए पाया जाता है ना तो बी, इसलिए ये सभी से को डोनेट नहीं कर सकता है, सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वत्र दाता यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि कौन सा यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? यूनिवर्सल डोनर ओ जो होता है सभी को अपना रक्त दे सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, किस रक्त समूह की व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? सार्वभौमिक प्रदाता, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसे आप आराम से लगा सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। साइंस का क्लास आज ले लिया गया क्योंकि साइंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सभी एग्जाम्स में साइंस पूछा जाता है। धन्यवाद।